हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तथागत। आज हम लोग इस रीजनिंग जो हम लोग सेक्शन जो डिस्कस करते आ रहे हैं उसमें हम लोग रीजनिंग 6 के साथ आज हम लोग मिलेंगे और इसमें हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को भी देखेंगे। जैसे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस इज फ्रॉम द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक। सो जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए गर्ल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी and walks 10 meters in the northwest direction and reaches the point Q. She then turns to her left and walks 10 meters to the point R, which is directly westward to the point P. जरा ये सब क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने के साथ साथ हम लोग एक बार जरा थोड़ा इसको हम लोग एक फिगर भी बना लेते हैं कि आखिर ये चल कैसे रहे हैं, है ना। सो मैं एज्यूम कर पा रहा हूं यहां पे। जरा देखते हैं इसको हम लोग एक बार स्केच करते हैं कि अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझें तो हम लोग क्वेश्चंस को बहुत इजीली डिस्कस कर सकते हैं। सो ए गर्ल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी, लेट्स से द पॉइंट पी इज हियर, ओके, और एंड वॉक्स द 10 मीटर्स इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये हुआ। सो ये डिस्टेंस है 10 मीटर। फाइन। अब गर्ल का अभी जो डायरेक्शन है वो ये है। इट मीन्स द गर्ल इज हेडिंग टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और ये पॉइंट है क्यू जहां पे वो अभी पहुंची है। देन सी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट। जरा देखते हैं हम लोग कि अगर ये राइट चली तो इधर जाएगी और लेफ्ट चली तो इधर जाएगी। सो यहां पे ये बोल रहा है कि सी टर्न्स to her left and walks 10 meter to the point R. सी Q से फिर से इस पॉइंट पर आई और इस पॉइंट को बोल रहा है R। फाइन। ये 10 और ये 10। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये राइट था तो ये लेफ्ट था, यानी कि यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, बिकॉज इस पॉइंट से या तो इस साइड जाएगी वो या तो इस साइड जाएगी। तो ये जो है वो राइट है और ये है लेफ्ट। तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल पक्का है यहां पे कि 90 डिग्री बन रहा होगा। इट मींस कि नाउ दिस क्यू आर लाइन इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द पी क्यू लाइन। अब आर के बाद जरा देखते हैं कि इसका मूवमेंट कैसा है। आर विच इज डायरेक्टली वेस्टवर्ड टू द पॉइंट पी। यू सी दिस आर इज लोकेटेड towards the west of this point P. That's okay. She again turned to her left. Now you see that the direction of this girl is right in this way. So या तो ये right होगा और ये होगा left। और मैंने ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी कॉन्सेप्ट हमने क्लास में सिखाया है कि अगर राइट उसको टर्न लेना है, यानी कि सी हैज टू टेक द क्लॉकवाइज टर्न, और लेफ्टवर्ड अगर लेना है तो ये जो है वो क्लॉकवाइज टर्न है, ये है एंटी क्लॉकवाइज टर्न। फाइन। तो अगर वो यहां से लेफ्ट टर्न कर रही है एंड वॉक्स द 10 मीटर्स टू रीच द पॉइंट एस, यू सी आर से चला जा रहा है और एस तक पहुंचा जा रहा है, एंड दिस एस is towards the south of this point Q, which is directly southward to the point Q, and from the point S she turns towards point P and walks 10 meter. So this distance is also 10 meter and this distance is also 10 meter. Yani ki here we can see here that PQ is equals to Q, R is equals to RS is equals to SP। ये सभी 10 मीटर्स हैं। अगर ये सभी 10 मीटर्स हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर में भी हैं, तो यहां पे बोल रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर पी क्यू आर एस। सो ये पी क्यू आर एस का ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होगा। तो ये दोनों सारे साइड्स इक्वल भी हैं और ये बाकी के जो इंटरनल एंगल्स हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर होते हैं जहां पे ये साइड्स सभी इक्वल होते हैं और इनके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं they are perpendicular to each other. So that's why my answer is C. Fine.
तो ऐसे क्वेश्चन जनरली अगर हम लोग सिर्फ इसको एक डायग्रामेटिकली अगर हम लोग इसको स्केच कर लें, इस पूरे वर्ड टू डायग्राम में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर लें, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट वुड बी द ज्योमेट्रिकल फिगर। बट सिमिलर लगते तो हैं, बट रेक्टेंगल का स्क्वायर में दोनों साइड्स इनके इनके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, बट द रेक्टेंगल के दो साइड्स आमने सामने के इक्वल होते हैं, बट द इंटरनल एंगल रेक्टेंगल में भी परपेंडिकुलर होता है। हालांकि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सभी रेक्टेंगल होते हैं, बट द ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर बिकॉज द रेक्टेंगल इज नॉट हैविंग ऑल लेंथ्स, ऑल द साइड्स इक्वल। फाइंड द लेंथ पी आर। सो ये है पी आर, यू सी वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। हाउ कैन वी फाइंड दिस लेंथ? नाउ यू कैन सी कि ये पी क्यू और क्यू आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पी क्यू और क्यू आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये 10 भी है, तो ये हो जाएगा 10√2। वाई? बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया है कि √10 स्क्वायर प्लस स्क्वायर 10 स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 100 दैट इज 200 और 10√2 वी कैन सी। तो ये जो लेंथ होगा दैट इज 10√2। फाइन। सो ये लेंथ 10√2 होगा। सो द लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल्स टू 10√2। फाइन। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को डील करने के लिए हम लोग ये समझ पाते हैं कि जनरली ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है इस क्वेश्चन को। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मैं पी क्यू आर एस को अगर मैं सरकमस्क्राइब करता हुआ एक सर्कल का एरिया अगर पूछूं तो क्या होगा? बिकॉज दिस इज ये ज्योमेट्रिकल है ना, ये ज्योमेट्री है। जैसे अगर मैं बोलूं कि पी क्यू आर एस को अगर मैं एक सर्कल है जो कि इसको सरकमस्क्राइब करता है, इसका एरिया बता दीजिए। तो इसका एरिया हो जाएगा ये पी क्यू जो होगा और जो पी आर होगा वो डायमीटर होगा इसका सर्कल का। तो ये डायमीटर अगर होगा तो हम लोग जानते हैं कि जो सर्कल का एरिया होता है दैट इज पाई डी स्क्वायर बाई 4 एंड दिस इज पाई इंटू 10 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 4। सो दिस इज 50 पाई इज द करेक्ट आंसर। फाइन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ये भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बट ये बेटर क्वेश्चन है उससे। सो ये भी है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के प्रॉब्लम। लेट्स रीड। नियो स्टार्ट्स वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट एस। अब देखते हैं कि यहां पे कहीं पॉइंट एक्स होगा, तो ईस्टवर्ड ये चलना स्टार्ट करता है। आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर ही टर्न्स राइट। अब ये 3 मीटर वॉक करने के बाद, अब बताया था मैंने, देखो ये जो है ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब कि वो राइट टर्न ले रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो यहां से अगर उसको राइट टर्न लेना है तो उसको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, यानी कि वॉकिंग 3 मीटर ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 मीटर। सो ये यहां पे चलना चाहिए। सो दिस इज 4 मीटर, है ना, यहां से ये क्लॉकवाइज है ना। फाइन। एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर। अब सी यहां से अगेन ये राइट टर्न लेगा बिकॉज यहां से फिर से इसको क्लॉकवाइज चलना है। सो यहां पे अगेन ये राइट टर्न लिया और ये 4 मीटर चला। फाइन। ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर। यू सी अगर ये फिर से ये राइट टर्न लिया यानी कि फिर से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया और ये 5 मीटर आगे चला। फाइन। ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 6 मीटर। सी यहां से ये चला और 6 मीटर चला, यानी कि ये पूरा का पूरा ये लेंथ ट्रेवल किया। सो दिस इज 6 मीटर। फाइन। हियर इज एक्स, दिस पॉइंट। ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 7 मीटर। सी यहां से ये राइट टर्न लिया और ये 7 मीटर चला, यानी कि दिस डिस्टेंस इज 7 मीटर। ही देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 मीटर टिल वाई एंड स्टॉप्स। सो यहां पर ये 2 मीटर चलता है। अब जरा इसको देखते हैं कि व्हाट इज दिस लेंथ। दिस लेंथ इज 4 एंड हियर इज 2। सो ये पूरा का पूरा अगर 4 है तो ये भी यहां से यहां तक 4 होगा, है ना, और ये वाला लेंथ 2 होगा बिकॉज ये टोटल लेंथ है सीधे है, यानी कि यहां है पॉइंट वाई। अब बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाई।
जब भी हम लोगों ने पिछले बार भी ऐसे क्वेश्चंस किया है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे कि दैट पॉइंट इज इन व्हाट डायरेक्शन और व्हाट इज द डायरेक्शन और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर पॉइंट, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहीं पे उसको कोऑर्डिनेट अपना फिक्स करते हैं. सो लेट्स फिक्स एट दिस कोऑर्डिनेट, है ना, वाई पे ही. तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ. अब जरा एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स का पोजीशन हम लोग देखते हैं कि एक्स का पोजीशन इस वाई वाले से किधर है. तो एक्स जो है वो वाई के नॉर्थ वेस्ट में है. सो द आंसर इज अगेन सी. सो द पॉइंट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इन नॉर्थ वेस्ट. अब जैसे अगर हम लोग सपोज अगर ऐसे करते कि अगर हम लोग ये कहते कि y का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता, सो x कहीं यहां होता और y का पोजीशन अगर हम लोग फाइंड करते तो ये हो जाता ईस्ट और ये है साउथ. तो ये जो y का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता, सो y का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज साउथ ईस्ट होता. फाइन. सो ये डिपेंड करता है कि किसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू कौन पूछा जा रहा है. अगर मैं बोलूं कि पोजीशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज नॉर्थ वेस्ट, बट व्हेन आई चेंज माय क्वेश्चन दैट आई आस्क दैट इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट y विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट x, तो उसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, दैट इज साउथ ईस्ट. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और ये कैलेंडर के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इजी बट बहुत लेसर नोन कॉन्सेप्ट्स हम लोग को पता होते हैं. बट हम जब ऐसे अगर क्वेश्चंस को देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर विल बी द सेम एज द कैलेंडर फॉर द ईयर 2003. अच्छा, मेरे पास अगर कैलेंडर है और इसको सेम होना है, कोई भी कैलेंडर, लेट से मेरे पास एक्स कैलेंडर है, उसको सेम होना है किसी अनदर कैलेंडर से, तो पहला चीज कि अगर ये नॉर्मल ईयर है तो ये भी वाई भी नॉर्मल ईयर होना चाहिए तभी तो, बिकॉज ऐसे तो कैलेंडर सेम नहीं हो सकता ना कि अगर ये लीप ईयर है, इसमें 366 डेज हैं, तो इसमें भी 366 डेज होंगे. इसमें 366 डेज हैं लेट से, तो इसमें भी 366 डेज होने चाहिए अगर इन दोनों का कैलेंडर सेम होना है तो. लेकिन नॉर्मल ईयर में लेट से अगर इनका पूरा का पूरा अगर लेट से टोटल नंबर ऑफ डेज अगर 365 डेज हैं इन द एक्स, सो वाई में भी 365 डेज होने चाहिए तभी ये कैलेंडर सेम होंगे. कैलेंडर को सेम होने का कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी भी है. जैसे अगर मेरे पास एक कैलेंडर ईयर है 4n+1, तो 4n+1 का मतलब यह है कि कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल है और उसको 4 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इनका कैलेंडर जो रिपीट होता है वो आफ्टर 6 ईयर्स होता है ना. अब 4n+2 वाले जो कैलेंडर्स होते हैं वो 11 साल के बाद रिपीट होते हैं और 4n+3 वाले जो कैलेंडर्स होते हैं वो भी 11 साल के बाद रिपीट होते हैं. तो ये तो नॉर्मल ईयर्स वाले कैलेंडर हो गए जो कि लीप ईयर नहीं है. लेट से अगर मेरे पास कोई लीप ईयर वाला कैलेंडर है जो कि फॉरेन काइंड का है, काइंड ऑफ दीज टाइप ऑफ कैलेंडर्स, बिकॉज नॉर्म जो लीप ईयर्स होते हैं वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं. अगर उस ईयर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4. इट मींस कि लीप ईयर्स के जो भी कैलेंडर होंगे वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट होते हैं. फाइन. So the every leap year calendar repeats itself after the 28 years. But we need to check that this 2003 is in what form? 4n+1 or 4n+2 or 4n+3. And now we can see here that the 2000 is completely divisible by 4. Why? The 100 is the factor in this. So this can be written as 20 into 100 and this 100 is completely divisible by 4. So that's why we can say that the 2000 is completely divisible by 4. So this can be written as 4 into n plus 3 because the 2003 can be written in this form. So that's why we can here say दैट दिस 2003 के बाद जो अगला कैलेंडर होगा जो कि इसके सेम होगा वो 11 साल के बाद होगा, दैट इज 2014, है ना. सो 2003 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 2014. अगला जो कैलेंडर जो रिपीट होना है वो
11 साल के बाद रिपीट होना है और वो जो ईयर होगा वो 2014 होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A clock is fixed on the horizontal table. At 3 p.m. its minute hand is pointing towards north. See, ये मेरे पास क्लॉक है और अभी जो मिनट हैंड है, अभी 3 बज रहे हैं इस क्लॉक में। हालांकि ये जो मिनट हैंड है वो अभी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इट मींस कि ये यहां पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दिया है कि ईस्ट वेस्ट और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है। अब ये बोल रहा है कि एट 3:40 पीएम, तो 3:40 पीएम अगर यहां पे मैं देखूं, यहां पे 4 होगा, यहां पे 5 होगा, यहां पे 6 होगा, यहां पे 7 होगा, यहां पे 8 और यहां पे 9। तो 3:40 पीएम में कुछ ऐसा कंडीशन रहा होगा कि ये जो मिनट हैंड है वो 8 पे रहा होगा और आर हैंड कुछ आगे शिफ्ट हो गया होगा। जरा हम लोग देखते हैं कि ये पूछ रहा है कि एट 3:40 पीएम द मिनट हैंड विल पॉइंट टूवर्ड्स। अब ये जो मिनट हैंड है, मैं देखता हूं कि हर एक जो 5 मिनट्स का एंगल है जो कि सेंटर पे ये सबटेंड करता है, दैट इज 30 डिग्री। व्हाई? बिकॉज ये पूरा का पूरा जो 60 मिनट्स है वो पूरा कितना एंगल सबटेंड करेगा? 360 डिग्री। दिस इज द होल 60 मिनट्स। सो 60 मिनट्स सबटेंड्स द एंगल 60 डिग्री 360 डिग्री एट द सेंटर। सो 1 मिनट कितना सबटेंड करेगा? 6 डिग्री। तो 5 मिनट्स कितना सबटेंड करेगा? 30 डिग्री। इट मींस कि अभी इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। अब जरा इससे मेजर करते हैं 6 से। अभी इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। वाई? बिकॉज ये 5 मिनट और 5 मिनट 10 मिनट का डिफरेंस होता है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 2 मिनट 10 मिनट में 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री तो है। लेकिन अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इट मींस कि वेस्ट के वेस्ट से क्या ये 60 डिग्री है? नहीं। 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट तो ऑप्शन नहीं होगा। साउथ ईस्ट तो पक्का नहीं हो सकता। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यस, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ यानी कि साउथ के रिलेटिव में 60 डिग्री वेस्ट है ना? सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन इज सी। बट हियर वी कैन commit a mistake that we might puzzled off in choosing the options between A and C. But if you closely analyze this whole these two options, if you have fair idea about that the 5 minutes में कितना एंगल होता है और 10 मिनट्स में कितना एंगल होता है, तो you can easily choose the option correct in this case. क्लॉक्स वाले क्वेश्चंस थोड़े से होते हैं ट्रिकी, बट स्टिल ये क्वेश्चंस बहुत इजी था। हम लोग आने वाले और भी स्लाइड्स में बहुत अच्छे क्लॉक का एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लूज और टाइम गेन हो रहा है। फाइन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। यहां पे ये बोल रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव, दिस इज द क्वेश्चन। फाइन। और उसके बाद स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। और यहां पे हम लोग को ये समझना है कि क्या स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है टू आंसर दिस क्वेश्चन और द स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। Let's look at these two statements very closely because we have to keep this question in mind that how many children does aim have. बस इतना ही मुझे बताना है। जरा स्टेटमेंट 1 को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। The H is the only daughter of X. So H is the only daughter of X. It means कि H का जेंडर पता चल गया, that is negative, यानी कि वो फीमेल है। और X का अभी तक जेंडर मुझे पता नहीं चला है कि X क्या है, क्योंकि अगर डॉटर है X का H, तो X मेल भी हो सकता है और X फीमेल भी हो सकता है। बट यहां पे X के बारे में ये बोला जा रहा है कि हु इज द वाइफ ऑफ हिम। सो इफ X इज द वाइफ ऑफ हिम, देन द X इज नेगेटिव एंड M इज पॉजिटिव। इट मींस कि X जो है वो फीमेल है और M जो है वो मेल है। यानी कि अगर M मेल है और X की अगर डॉटर अगर H है, तो M की भी डॉटर H होगी। सो M की डॉटर अगर H होगी, तो इससे हम लोग इजिली कह सकते हैं बिकॉज H इज द ओनली डॉटर ऑफ X, इट मींस द H इज द ओनली डॉटर ऑफ M। सो हम लोग यहां पे ये कह सकते हैं कि H इज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन डज M हैव इज 1 आफ्टर लुकिंग एट दिस स्टेटमेंट 1। बट कैन वी रीड द स्टेटमेंट 2 और इज दैट गिविंग द सेम आंसर?
or that the statement 2 also alone sufficient to answer this question? Let's analyze this. K and J are the brother of M. So if M का ब्रदर अगर K और J है, तो इससे हम लोग थोड़े ना कुछ कह सकते हैं कि H जो है वो M के कितने चिल्ड्रन होंगे। अगर हम लोग लेट से कुछ अगर स्टेटमेंट 2 सिर्फ अगर पढ़ें, तो क्या हम लोग K और J ब्रदर हैं M के, तो इससे हम लोग क्या डेराइव कर सकते हैं कि M के कितने बाल बच्चे हैं? नहीं ना। सो स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट, बट द स्टेटमेंट 1 इज sufficient to answer this question. Fine. Both 1 and 2 are the sufficient. No, because 1 and 2 are not sufficient. Only 1 is sufficient to answer this question, but the 2 alone cannot answer this question. The 2 alone is not sufficient to answer this question. So the very अगर close अगर हम लोग देखें तो answer is correct answer is 1 for this question. Let's look at the next question. A cube of the side 16 centimeter is painted green on all the faces, then cut into the smaller cubes of the side 6 centimeter. एक क्यूब है जो कि 18 सेंटीमीटर का है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जा रहा है, कितने? 3-3 सेंटीमीटर का। सो 3 3 3 3 3 3, यानी कि अगर मैं एक एज पे देखूं तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बने? 6। यानी कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियो अगर आके जाके आप लोग देखो 1 2 3 में हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से क्यूब को डिस्कस किया है, बिल्कुल काट काट के समझाया है। सो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 6 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कट्स हम लोग कितने लगा रहे हैं एक बड़ा सा क्यूब में, है ना। ये अगर बड़ा सा एक क्यूब है जिसका साइड है 18 सेंटीमीटर, इसमें हम लोग 5 कट्स लगा रहे हैं। तो 5 कट्स में अगर हम लोग देखें तो एक एज पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बन पा रहे हैं? ये एक एज पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बन पा रहे हैं 6। सो 6 इज n। तो यहां पे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दैट हैव द ओनली 2 फेसेस पेंटेड। सो ओनली 2 फेस पेंटेड का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है कि ओनली 2 फेस पेंटेड कब होगा? सी, जब वो एज पे होगा। देखो, अगर मैं एक क्यूब को काट रहा हूं तो यही तो सिर्फ 2 फेसेस पेंटेड होंगे, है ना। एजेस वाले जो क्यूब होंगे वो 2 फेसेस पेंटेड होंगे। फाइन। इतने जितने भी एज पे होंगे वो सब 2 फेसेस पेंटेड होंगे। सो उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो कि एज पे कितने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैं जो कि एज पे हैं, यानी कि मेरे पास यही तो क्यूब्स होंगे जो कि 2 फेसेस पेंटेड होंगे। सी, ये तो कॉर्नर क्यूब्स आ गया ना, ये तो कॉर्नर वाला है, ये भी कॉर्नर वाला है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो होगा मेरे पास एक पे कितना हो रहा है? एक एज पे अगर हम लोग देखें तो ये हो रहा है n-2, बिकॉज मैंने 2 साइड से हटा दिया, बिकॉज ये कॉर्नर क्यूब्स जो होंगे, सी मैंने थोड़ा सा दूसरा मार्कर लेना, ये जो क्यूब होगा वो तो कॉर्नर क्यूब होगा जिसके 3 फेसेस पेंटेड होंगे, ये भी तो होगा, ये भी तो होगा, ये भी तो होगा, यानी कि मैं यहां से एक हटा रहा हूं, यहां से एक हटा रहा हूं। सो अगर ये टोटल n है तो n-2 जो क्यूब्स होंगे उसके दोनों फेसेस पेंटेड होंगे, तो वो हो गया एक एज पे। टोटल नंबर ऑफ एज कितने होते हैं? 12। सो 12 इंटू 6-2, दैट इज 48 नंबर ऑफ क्यूब्स, उसके 2 फेसेस पेंटेड होंगे। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे? इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे? इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे 18 क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब is equals to total number of cubes and the volume of the smaller cubes. So total is 6 cube is equals to n, that is 216 number of cubes total बनेंगे इसमें। सिमिलरली हम लोग वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विच हैज हैविंग दी नो साइड पेंटेड, तो वो हो जाएगा n-2 का होल क्यूब, दैट इज 6-2 का होल क्यूब, दैट इज 64 नंबर ऑफ क्यूब्स, यानी कि ये जो होंगे वो नो फेस पेंटेड वाला होगा। अच्छा, जिसके 3 फेसेस पेंटेड होंगे उसमें कितने क्यूब्स होंगे? तो वो टोटल 8 नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे, क्योंकि कॉर्नर क्यूब्स ही तो होंगे जो कि जिसका 3 फेस पेंटेड होगा, यानी कि टोटल कॉर्नर्स 8 होते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स व्हिच इज हैविंग द 3 फेसेस पेंटेड इज ओनली 8। फाइंड
Let's move to the next question. PQ, RST, UV are the 7 friends having different heights. The R is taller than 4 persons. अगर मेरे पास 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये बोल रहा है कि R इज टॉलर देन 4 पर्सन, यानी कि हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर सजाएं तो R बोल रहा है कि R इज टॉलर देन 4 पर्सन, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये 4 लोगों से बड़ा होना चाहिए, यानी कि R यहां पे होना चाहिए। Q इज टॉलर देन R, यानी कि Q अगर टॉलर है R से बट शॉर्टर देन P, यानी कि Q जो है वो R से बड़ा है लेकिन T से छोटा है, तो यानी कि Q का पोजीशन ऑलरेडी फिक्स हो गया और T का ही पोजीशन फिक्स हो गया। एंड T इज द टॉलर देन U, है ना। 7 friends having the different heights. R is taller than 4 persons, so R is taller than 4 persons, or Q is taller than R, so Q is taller than R but shorter than P. So Q is shorter than Q is taller than R but shorter than P, so here is P. Okay, fine. T is taller than U. So अगर यहां पे बोल रहा है कि T जो है वो U से बड़ा होना चाहिए बट शॉर्टर देन S, फाइन। सो टी यू एस भी इसी पोजीशन पे आना चाहिए, यानी कि, और यहां पे बोल रहा है U इज नॉट द शॉर्टेस्ट, यानी कि सॉरी, T इज टॉलर देन U बट शॉर्टर देन S. सो T इज टॉलर देन U, क्या कर रहा हूं, T इज टॉलर देन U बट शॉर्टर देन S, यानी कि ये वाले कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। T इज टॉलर देन U बट शॉर्टर देन S, यानी कि U T S ये दोनों सेम पोजीशन पे आने चाहिए। एंड U इज नॉट द शॉर्टेस्ट, यानी कि U हम लोग यहां नहीं रख सकते, यानी कि U को हम लोग यहां रख सकते हैं। सो U T S, तो बचा कौन, V, सो V को हम लोग यहां रख सकते हैं। सो हाउ मेनी पीपल आर शॉर्टर देन T, सो T से कितने लोग जो कि हैं छोटे हैं वो है 2. So total number of people who are shorter than 2 T is 2. So that's why the answer of this question is 2. Fine. Let's move to the next question. Direction for the question number 8 and 9. In a survey among the 140 students, ये जो question है वो Venn diagram का question है। Among the 140 students, the 60 likes to play video games, the 70 likes to play indoor games, 75 like to play the outdoor games. चलो हम लोग यहाँ पे एक बार बना लेते हैं, है ना। इसके थोड़े कितने हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स और वीडियो गेम्स। ओके फाइन। सो हियर इज वीडियो गेम्स, हियर इज आउटडोर गेम्स, हियर इज इंडोर गेम्स। फाइन। हम इसको फिल करते हैं एक बार, खुद से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ये बोल रहा है 60 लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स। सो मैं बोल रहा हूं ये जो है वो वीडियो गेम्स है, ये आउटडोर गेम है, ये इंडोर गेम है, यानी कि ये जो टोटल नंबर है वो है 60। 70 लाइक टू प्ले इंडोर गेम, सो ये है 70, और ये बोल रहा है 30 लाइक्स टू प्ले 75 लाइक टू प्ले आउटडोर गेम, सो दिस इज 75। ये बोल रहा है कि 75 लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स, 30 प्ले इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। सो इंडोर और आउटडोर यानी कि ये पूरा का पूरा है कितना, 30। सो ये जो है ये है पूरा का पूरा 30, यानी कि इंडोर और आउटडोर ये है टोटल 30। फाइन। 18 लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, सो वीडियो गेम्स एंड आउटडोर गेम्स ये है टोटल 18। 42 लाइक्स टू प्ले इंडोर गेम्स एंड वीडियो गेम्स, सो वीडियो गेम्स और इंडोर गेम्स इसके लिए है 42, और बोल रहा है 8 लाइक्स टू प्ले ऑल द टाइप्स ऑफ गेम। अब यू सी यहां पे है 8, अब ये इंडोर और आउटडोर कितना था 30, तो ये हो जाएगा टोटल 22। अच्छा, ये वीडियो गेम्स और आउटडोर गेम्स कितने थे 18, तो ये हो जाएगा टोटल 10, तभी तो ये पूरा मिलके 18 होगा। और ये वीडियो गेम्स और इंडोर गेम्स है 42, सो 42 तो ये हो जाएगा 34। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जनरली हमारे पास जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बिकॉज द फिल इन द ब्लैंक्स आर मच इजियर to solve these type of questions, because using the formula everywhere
is not good idea. सो स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली आउटडोर गेम्स, अब जरा देखते हैं कि आउटडोर गेम्स में यही तो स्टूडेंट हैं जो कि प्ले करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 75 तो पूरा था, ये पूरा का पूरा 75 है, लेकिन उसमें से 10, 8 और 22 माइनस करेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा हो जाएगा 30 + 10 40, यानी कि ये पूरा का पूरा बना 35। सो यानी कि 35 लोग जो हैं वो सिर्फ आउटडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं। अब स्टूडेंट हु प्ले द वीडियो गेम्स एंड द इंडोर गेम्स, अच्छा वीडियो गेम्स और इंडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं, यानी कि वीडियो गेम्स और इंडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, बट नॉट आउटडोर गेम्स, यानी कि ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ ये वाला आएगा। सो ये कितने हैं टोटल? 34। सो द 34 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who play video games and indoor games but not the outdoor games. This is very good question actually. So these type of questions must be solved. So let's move to the next question. What is the value of a in the series? अच्छा, ये सीरीज को कंप्लीट करना, जनरली ये जो सीरीज इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन मैट, स्नैप और इवन और भी अदर एग्जाम्स में यही सब पूछे जाते हैं। सीरीज के क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस। जरा यहां पे देखते हैं कि 16 को 4 तक पहुंचने के लिए आखिर 0.25 से मल्टीप्लाई किया गया है या तो 1/4 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसको यहां से यहां पहुंचने के लिए 0.5 से, यानी कि 4 जो है 2 का मतलब 2 जो है 4 का आधा है, यानी कि 16 को अगर मैं 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया। अब मैं 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 हो गया, और 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया। 2 को मैंने ये जो है 2 हो गया। अब 2 को, अच्छा 0.25 का डिफरेंस है ना, सो 2 को अगर मैंने 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1.5, और 1.5 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहां पे ये जो है ना, ये 0.25 का डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है। सो 0.75 को अगर मैं 0.25 किया तो ये 1 हो गया, यानी कि ये 1.5 हो जाएगा। सो सीरीज इज गोइंग लाइक दिस। सो अगर मैंने 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज योर आंसर। सो 1.5 को अगर मैंने 1.25 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो 15 इंटू 5 75, 7, 15 इंटू 2 इज 30 प्लस 7 इज 37, 3, 15 इंटू 1 इज 15 प्लस 3 इज 18. So 1.875 is the right answer, is the next term of this series. This is very good question. Actually इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वहां पे हम लोग को क्लिक नहीं करता है कि इसको कैसे सॉल्व करें, बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी गुड, है ना। सो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये वॉच विच गेन्स द 5 सेकेंड्स इन 3 मिनट्स। अच्छा, ये गेनिंग और लूजिंग क्लॉक्स का क्वेश्चन है ना। यहां पे बोल रहा है कि 7 बजे इसको सही सेट किया गया था। तो एक क्लॉक है जो कि फॉल्स क्लॉक है और ये गेन कर रहा है ना, और ये करेक्ट क्लॉक। फाइन। 5 seconds in 3 minutes was set right at 7 a.m. in the afternoon of the same day when the watch indicated 4:15. ये बोल रहा है कि जो गेनिंग क्लॉक है इसमें टोटल बज रहे हैं 4 बज के, करेक्ट क्लॉक में कितना बज रहा होगा, यानी कि ये बोल रहा है कि ये कितने का गेन किया होगा इतने में। यानी कि ऐसे जगह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी बहुत अच्छे से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर पहले 7 हो रहा है और यहां पे ये बोल रहा है कि 5 सेकेंड्स का गेन हो रहा है कितने मिनट में, 3 मिनट्स में। जरा ये हमको बताओ कि 3 मिनट्स 5 सेकेंड्स इसमें अगर हो रहा होगा तो इसमें कितना हो रहा होगा, 3 मिनट। बिकॉज ये जो फॉल्स क्लॉक है ये गेन कर रहा है 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स। तो यानी कि करेक्ट क्लॉक में जो 3 मिनट हो रहा होगा, फॉल्स क्लॉक में वो 3 मिनट 5 सेकेंड हो रहा होगा।
यानी कि अगर मैं इसको पूरा का पूरा चेंज करूं, इसको आर में अगर मैं चेंज करूं, तो इसको अगर मैं आवर में चेंज करूं तो ये हो जाएगा टोटल 37 डिवाइडेड बाई 720 आवर्स। पहले मिनट में चेंज कर लो, उसके बाद इसको आर में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आर है वो कितना यहां पे हो जाएगा, दैट इज 3 मिनट्स इज 1/20 आवर्स। तो इसको मैंने आर में कन्वर्जन इसलिए किया बिकॉज यहां पे हम लोग आवर्स के साथ डील करना है। 7 AM से लेके 4:15 के बीच में टोटल आवर्स कितने हो गए, तो 5 और 4 9, यानी कि 9 hours 15 minutes, यानी कि 9 + 1/4 आवर्स, दैट इज 37/4 आवर्स। सो अच्छा तो 37 आवर्स में कितना गेन करेगा ये, 120 इंटू 720। फाइन। तो 37/4 आवर्स में कितना गेन करेगा, ये होगा 720 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 4। ये यूनिटरी मेथड है, सो ये हो जाएगा 120 360 डिवाइडेड बाई 4, तो 36 डिवाइडेड बाई 4 इज 9। यानी कि यहां पे जो 34/4 आवर्स जो हो रहा होगा, यानी कि यहां पे जो हमने कैलकुलेट किया, इस वाले करेक्ट में 9 के इक्विवेलेंट हो रहा होगा। यानी कि यहां पे जो 37/4 है वो इस वाले करेक्ट क्लॉक में 9 के इक्विवेलेंट है। यानी कि यहां पे 4:15 हो रहा होगा, तो 7 बजे से लेके और 9 घंटे में यहां पे कितना बज रहा होगा, 7 + 9, दैट इज 4 PM। सो द करेक्ट आंसर इज 4 PM। यहां पे एक्चुअली एक और मेथड मैंने बताया था, वो था सेशन जब मैंने 2 लिया था, उसमें भी मैंने एक एक गेनिंग और लूजिंग क्लॉक का मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था। तो उसमें मैंने उस क्लॉक वाले क्वेश्चंस को, ऐसे क्लॉक वाले क्वेश्चंस को मैंने अलग तरीके से सॉल्व किया था। बट हियर मैंने ये भी बताया था कि मैं आगे आने वाले सेशंस में इसको और भी डिफरेंट तरीके से सॉल्व करूंगा। सो ये एक सेकेंड मेथड है जहां पे दो कंपैरेटिव क्लॉक, एक फॉल्स क्लॉक एक करेक्ट क्लॉक, इन दोनों को कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और इसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि इसका जो फॉल्स है, उस ये फॉल्स क्लॉक का ये जो है टाइम, वो इस वाले राइट क्लॉक के इतने के इक्विवेलेंट है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज बैंक क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और कैलेंडर के क्वेश्चन जनरली बहुत कम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं लोग। सी, ईयर ए एंड बी हैविंग द सेम कैलेंडर सच दैट ए जो है वो 2005 से लेके और 2009 तक है। इट मींस कि ए जो है वो कौन सा ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है, 2006, 2007 एंड 2008। फाइन। अब ये बोल रहा है कि ए और बी का सेम कैलेंडर होना चाहिए। सो पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम पॉसिबल फॉर ए प्लस बी। अब जरा देखते हैं कि ए जो है, अगर ये 2004 होता तो ये एक लीप ईयर होता, लेकिन ये 4n+2 के फॉर्म का है, यानी कि इसका जो कैलेंडर सेम होगा वो होगा 11 साल के बाद, यानी कि 2017 में। लेकिन क्या यहां पे 2017 बी का वैल्यू है, नहीं। सो बी का वैल्यू अगर 2017 नहीं है, क्योंकि 2017 से ज्यादा है, सो 18, 19, 20, तो इसमें तो ये नहीं है। अब ये 2017 को हम लोग देखते हैं कि 2017 किस फॉर्म का है, तो अब इसका जो कैलेंडर सेम होगा, क्योंकि 2017 इज इन द फॉर्म ऑफ 4n+1, इट मींस कि नाउ द कैलेंडर इज सेम आफ्टर 6 years। सो इसका कैलेंडर 6 साल के बाद सेम होगा, यानी कि इसका कैलेंडर सेम होगा 2023 में। सी, 2023 बी तो है, यानी कि बी ये हो गया। सो अगर ए 2006 है तो बी 2023 हो गया। यानी कि मेरे पास ये बोल रहा है कि कुड बी पॉसिबल सम ऑफ ए प्लस बी। सो लेट्स सम दिस। सो 2006 और 2023, तो हो जाएगा 2029, 4029। दैट्स फाइन।
तो 17 यहां पे आएगा बिकॉज 11 साल के बाद ये कैलेंडर सेम होना है। लेकिन इसको हम लोग ये भी चेक करेंगे कि फिर से 11 साल के बाद ये नहीं होगा, बिकॉज 2017 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 4n+2 और 3, सो दिस इज 4n+1। सो 4n+1 का कैलेंडर जो है वो 6 साल के बाद सेम होता है, सो 2023। अब ये 2023 जो है वो 4n+3 के फॉर्म का है, तो इसका कैलेंडर फिर से 11 साल के बाद सेम होगा, यानी कि बी जो है वो 2027 को एक्सीड कर जाएगा। सो यहीं पे हम लोग स्टॉप कर जाएंगे। नाउ 2007 को हम लोग चेक करते हैं। सो 2007 को अगर हम लोग चेक करेंगे तो 2007 जो है यह है 4n+3 के फॉर्म में, तो इसका कैलेंडर जो सेम होगा वो 11 साल के बाद होगा, यानी कि मेरे पास यहां पे 18 में इसका कैलेंडर सेम होगा। अब अगर 18 में इसका कैलेंडर सेम हो रहा है तो अब 18 देखते हैं, ये भी 4n+2 के फॉर्म का है, यानी कि अगर मैं इसको अगर मैं देखूं, सो 2018 में तो सेम हो रहा है, 2018 बी का पार्ट है, यानी कि एक a प्लस बी का सम जो होगा वो हो जाएगा 4025, लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना। अब 18 के बाद जो होगा कैलेंडर सेम वो 11 साल के बाद होगा, सो 2029 में फिर से हमारा कैलेंडर सेम होगा। सो 2029 प्लस 2007 that is 4036, that is in my answer, so my answer is 4036। बट ये मैं एक और तरीके से एनालाइज करना चाहता हूं। अब 2029 जो है वो 4n+1 के फॉर्म का है, तो इसका कैलेंडर जब सेम होगा तो ये 6 साल के बाद होगा, यानी कि 2035 में इसका सेम होगा कैलेंडर। लेकिन 2035 तो इसमें है ही नहीं। इट मींस कि ए और बी का अगर कैलेंडर सेम होना है तो हम लोग ये चेक करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए, कि हम लोग बी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या फाइंड कर पा रहे हैं। अब जैसे 2008 है तो ये तो चेक हो गया, ये चेक हो गया। अब ये खुद ही लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर है तो इसका कैलेंडर कब सेम होगा? आफ्टर 28 ईयर्स। तो 28 ईयर्स अगर सेम होगा तो ये हो जाएगा 2036। सो 2036 इस बी में है ही नहीं। इट मींस कि पॉसिबल सम ऑफ ए प्लस बी इज 4036। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कैलेंडर के एक कैलेंडर को अगर दूसरे कैलेंडर से सेम करना है तो हम लोग कहीं ना कहीं इस टाइप के मेथड्स को हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर जब तक नहीं रहेगा तब तक वी कैन नॉट सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो यहां पर हम लोग का ये रीजनिंग 6 का सेशन समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।